प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स हम देखने वाले हैं। नाउ एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू करती है? दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इक्विटी शेयर के फीचर्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने अलग वीडियो में बनाया है। इस वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है। देखो, रिलायंस ने 1000 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है। ये रिलायंस का मेमोरेंडम है, उसमें पता चलता है कि 1000 करोड़ का उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर्स, पहले तो शॉर्ट में फीचर समझो। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? फिक्स्ड है। इक्विटी से पहले डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी बंद हो गई तो इक्विटी से पहले पैसा दिया जाता है। वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, हाँ कन्वर्ट हो सकते हैं वो इनटू इक्विटी शेयर्स। तो ये फीचर्स लेकर हम समझेंगे कि एज अ प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इश्यू करेगी तो कंपनी को क्या फायदा होगा। नंबर 1, नो डिविडेंड बर्डन। अभी एक फर्क समझो, मैंने डिवेंचर इश्यू किया तो मुझे क्या लौटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्या लौटाना पड़ेगा मतलब क्या रिटर्न्स में देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में नहीं दूं तो डिबेंचर होल्डर मेरा संपत्ति जो गिरवी रखा है वो बेच के अपना पैसा वसूल सकते हैं। मतलब इंटरेस्ट आपका ब्याज चढ़ेगा ही। आपने 1 महीना 2 महीना डिले किया तो माफ नहीं होगा, वो आपको जमा होगा, एक साथ देना ही पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड कंपलसरी नहीं है, मानते रेट फिक्स्ड है 10%। सो कंपनी पर बोझा नहीं आता, इंटरेस्ट पे बोझा और लगातार प्रेशर रहता है कि कंपनी को देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट नहीं दिया तो कंपनी बंद हो सकता है, संपत्ति बेच के वो लोग अपना पैसा वसूल सकते हैं। तो यहाँ पे बर्डन नहीं है। दूसरा, लॉन्ग टर्म फंड्स। अभी क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स एक 3 साल तक का फंड्स है जो आप पब्लिक से ले सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, ट्रेड क्रेडिट, ये सब 1 साल के अंदर के कर्ज है। आपको जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी लेना है, ये बनने को ही 1 2 3 साल लगेगा और लौटाने में आपको समय लगेगा। तो आप 10 15 20 साल तक पैसा ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर कितने साल के लिए लिया जा सकता है? 20 साल। 20 साल के अंदर आपको लौटाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म फंड्स क्यों बोला है कि जब मैं प्रेफरेंस शेयर इश्यू करता हूँ तो मैं, आज 2024 चल रहा है, 2044 को लौटाया तो भी चलेगा, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स 2027 को लौटाना पड़ेगा। सिक्योर डिवेंचर 2034, 10 साल तक ही अलाउड है। सो टाइम फ्रेम में ये काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म फंड्स। यस, क्वेश्चन। इक्विटी कंपेयर विद इक्विटी लॉन्ग टर्म में आएगा। दोनों लॉन्ग टर्म है, लेकिन इक्विटी कंपनी कभी लौटाएगी नहीं पैसा। तुमको चाहिए तो शेयर बाजार में जाकर आप बेच के पैसा ले लो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स है तो 20 साल के अंदर कंपनी आपको लौटाएगी। तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, इक्विटी जब शेयर कैपिटल बढ़ता है, अब जैसे केक 1000 ग्राम का केक है, 100 लोग हैं, लेकिन 200 लोग आ गए तो पर केक क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो क्या होता है, इक्विटी शेयर बढ़ाया जाए तो एक शेयर पे जो कमाई है, जिसको ईपीएस बोलते हैं, वो कम हो जाता है। प्लस यदि मेरे पास 100 में से 50 शेयर है तो 50% मैं कंट्रोल करता हूँ, और 100 शेयर इशू किया तो 200 हो गए, तो मेरे पास 50 है तो मेरा कंट्रोल कितना हो गया? 25% हो गया ना। इसलिए जब इक्विटी शेयर नवा इश्यू करते हैं तो अर्निंग्स पर शेयर घटता है और मेरा कंट्रोल कम होता है। तो इसलिए कंपनी कंट्रोल रखना चाहती है तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है। आया समझ में? तीसरा, नो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब डिबेंचर में अभी तो कायदे इतने सख्त हो गए, आपने 3 महीने का ईएमआई नहीं भरा तो वो लोग जाकर कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि कंपनी बंद कर दो, बेच दो और हमारा पैसा दो। यहाँ पे मैंने डिविडेंड नहीं दिया तो कंपनी बंद नहीं होगी, तो उनको अगले साल रुकना पड़ेगा। हाँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, 1 लाख रुपया है, 10% के हिसाब से 10,000 है, तो अगले साल, ये साल का 10, अगले साल का 10, 20,000 में दे दूंगा, लेकिन कंपनी बंद होने का डर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने लोन लिया तो ईएमआई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मुझे निरंतर देना पड़ेगा। मैंने नहीं दिया तो कंपनी बंद हो सकता है, वो लोग बेच सकते हैं संपत्ति, क्योंकि सिक्योर, जब भी डिबेंचर लूंगा तो संपत्ति गिरवी उनके नाम पे होगा, तो वो लोग बेच देंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो इनसॉल्वेंसी मतलब डूबने का डर प्रेफरेंस शेयर्स के हिसाब से नहीं रहता है। चौथा तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया, नो चार्ज ऑन एसेट्स। जब मैं डिवेंचर से कर्जा लेता हूँ 1 लाख रुपए का, तो मुझे 1 से 1.25 लाख रुपए का संपत्ति गिरवी रखना पड़ेगा, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। एक एग्रीमेंट होता है जिसको डिवेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं, वो एग्रीमेंट होता है डिवेंचर ट्रस्टी के साथ में, जिसमें
मुझे लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट देना संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है जो जो मैंने गिरवी रखा है। अब आप जब होम लोन लेते हो तो ओरिजिनल कागज किसके पास रहता है? बैंक के पास रहता है। ग्रीन कलर का बड़ा कागज देखा है? तो जब आप एग्रीमेंट करते हो, तो मैंने एसबीआई से 30 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो एसबीआई को मुझे ओरिजिनल ये कागज देने पड़ेंगे। अब मैं चाहकर भी बेच नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल कागज किसके पास है? बैंक के पास है। लेकिन मैंने ईएमआई और इंटरेस्ट नहीं भरा, 3-4 महीने बाद 6 महीने में तो बैंक बेचना शुरू कर देगा। आया समझ में? प्राइवेट सेक्टर बैंक रहा तो आपका 3 महीना ईएमआई नहीं भरा, चौथे पांचवें महीने में शायद आपका बिकने का भी चांस रहता है। नेशनलाइज्ड बैंक थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। सो यहाँ पे आपका बोलते हैं ना, होम लोन में आपका ओरिजिनल कागज गिरवी रहता है, यहाँ पे कुछ भी गिरवी नहीं रहता। याद रखो, शेयर्स का जब कंपनी पैसा लेती है तो कोई गिरवी देती नहीं है संपत्ति, कुछ भी गिरवी नहीं रहता। नो चार्ज ऑन एसेट्स। पांचवा, नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यदि 1 लाख मेरे पास इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, मुझे और 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं प्रेफरेंस शेयर इश्यू करूंगा तो मेरा क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ा? नहीं बढ़ा, तो डाइल्यूशन नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था एग्जांपल, जैसे 100 शेयर है, मेरे पास 50 शेयर है, मैं और मुझे पैसा चाहिए, मैंने और इक्विटी 100 इश्यू किया, तो कितना हो गया? 100 + 100 200, मेरे पास है 50, तो मेरा कंट्रोल कम हो गया ना। जब पहले 100 था तभी 50% कंट्रोल था, अभी 200 हो गया तो मेरा कंट्रोल 25% हो गया। तो कंट्रोल बढ़ा के घटा? घटा ना, डाइल्यूट। तो मैं क्या करूंगा, और 100 शेयर जो चाहिए वो इक्विटी के बजाय प्रेफरेंस इश्यू करूंगा, तो मेरा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, मतलब मेरा 50% रहेगा मीटिंग में दबदबा। जबकि मैंने इक्विटी शेयर बढ़ा दिया तो मेरा कंट्रोल कम हो जाएगा, हो सकता है मेरा कंट्रोल 25% में मेरे हिसाब से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और डिविडेंड का डिक्लेरेशन ना हो। तो इसलिए कंट्रोल रखने के लिए लोग प्रेफरेंस शेयर प्रेफर करते हैं। आगे, स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल बेस। अभी कंपनी के पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर का पैसा है, क्योंकि नवी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती, उसको पहले इक्विटी इश्यू करना पड़ता है। ऑलरेडी इक्विटी शेयर का बेस है, अब प्रेफरेंस शेयर का बेस बना रही है। तो प्रेफरेंस शेयर तभी इश्यू करती है जब कंपनी मजबूत है, उनको पता है इससे और प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा। यस, तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिलीज करना उनका प्रॉफिटेबल होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो इक्विटी शेयर का मतलब इक्विटी से कंपेयर करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, रेट ऑफ डिविडेंड होता है। रेट ऑफ नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड कम रहेगा, लेकिन कंपनी को कुछ गिरवी देने की जरूरत नहीं है। और लोग क्यों पैसा लगाएंगे? क्योंकि एफडी आज आपको 3.5, 4, 5% से देता नहीं है। जब प्रेफरेंस शेयर होगा तो आपको इजीली 9-10, 8-9-10 के आसपास रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। तो एनी टाइम आपका फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा अच्छा प्रेफरेंस शेयर है, तो लोग पैसा देते हैं क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है एफडी से। इसलिए फिक्स डिपॉजिट का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया है। पहले बहुत था, जब 7-8% था। अभी एसबीआई का सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 2.8। फॉरेन में जाओगे तो 1%, कुछ जगह पे 0 फॉरेन में। अपना देश तो भी ज्यादा देता है, लेकिन अभी फिक्स डिपॉजिट का जमाना लगभग चला गया। रिटायर्ड लोग रखते हैं, लेकिन 3.5, 4, 5 रिटायर्ड लोग को चलो 1%, आधा टक्का ज्यादा मिलेगा, 5.5, 6 के ऊपर कौन देगा? ठीक है, तो फाइनेंशियल बेस मजबूत रहता है। अब विचार करो, ये कंपनी के दृष्टिकोण का फायदा था। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के दृष्टिकोण से जो रिटायर्ड आदमी है, उसके पास रिटायर्ड का 20 लाख है। अब इक्विटी शेयर में वो 20 लाख का 5 लाख भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है, बट वो रिटायर्ड आदमी है, वो उसकी आखिरी अमानत है। तो वो इक्विटी में पैसा डालने से डरेगा। वो क्या बोलेगा? मुझे मंथली फिक्स चाहिए। अच्छा, एफडी उसको देगा 4.5-5%। तो उसको फायदा क्या होगा? फिक्स डिविडेंड 10% रहा तो 20 लाख का 10% कितना हुआ? 2 लाख, मतलब 15,000 तो उसका साल का कहीं नहीं गया, गारंटी हुआ। तो जो देखो, पर्सनैलिटी पर बहुत डिपेंड करता है। एक आदमी है बिंदास रिस्क लेना चाहता है तो वो इक्विटी में डालेगा। एक आदमी रिटायर्ड है, वो सेफ खेलना चाहता है कि भाई मेरा जीवन अभी शांति से गुजरना है, तो वो इक्विटी में पैसा कम डालेगा और किस में ज्यादा डालेगा? प्रेफरेंस, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? फिक्स्ड है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को एक और फायदा है। इस प्रेफरेंस में मैं आपको 2 फायदे बताता हूं। जब डिविडेंड देने की पारी आती है तो पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस को, आखिर में इक्विटी। अच्छा, कंपनी बंद हो गई, कंपनी को 1 लाख इक्विटी का है, 1 लाख प्रेफरेंस का है। कंपनी के संपत्ति आखिरी का बेचा, कितना आया? 1.5 लाख। अभी 75 आधा नहीं होगा, मैं प्रेफरेंस को 1 लाख दूंगा और बचा 50,000। मतलब प्रेफरेंस 2 प्रकार से, एक डिविडेंड पहले मिलता है
और एक कंपनी बंद होने के बाद पहले पैसा प्रेफरेंस को मिलता है और आखिरी में इक्विटी को। राइट टू नॉमिनेट, प्रेफरेंस और इक्विटी में डिविडेंड सेम मिलता है? नहीं, प्रेफरेंस में डिविडेंड 10% है तो इक्विटी को 90 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इक्विटी पे डिविडेंड रेट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, प्रेफरेंस रेट पे डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा, अभी राइट टू नॉमिनेट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लगातार डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, वो लोग कोर्ट केस तो नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट प्रोस्पेक्टस में एक लिखा हुआ था कि डिविडेंड नहीं दिया तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर सकते हैं कि हमारे डायरेक्टर आ जाएंगे, एक हाथ दो ही अलाउड रहेगा। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला तो वो लोग ठीक से कंपनी चले इसलिए अपने डायरेक्टर लगा सकते हैं, हालांकि कोई करता नहीं है, वो लोग कंपनी, और कंपनी को भी पता है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दिया तो इक्विटी का तो दे ही नहीं सकते क्योंकि इक्विटी का डिविडेंड आखिर में मिलता है और शेयर बाजार में रेट गिरेगा, इसलिए कंपनी हमेशा कोशिश करती है सबके डिविडेंड टाइमली दे। डिसएडवांटेजेस टू द कंपनी, अब क्या होता है कि सिक्के के दो पहलू है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। हमने कंपनी के एडवांटेज देखे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के एडवांटेज देखे, अभी हम डिसएडवांटेज कंपनी के रूप में देखेंगे। नॉन डिडक्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड, पहली बात, इनकम टैक्स एक्ट 61 आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा होगा, उसके दो भाग है, एक डेबिट साइड खर्चा, क्रेडिट साइड इनकम। यदि मैंने बैंक से कर्जा लिया इंटरेस्ट बिजनेस के लिए तो क्या वो खर्चे में दिखा सकता हूँ? द आंसर इज यस। सेक्शन 36 इनकम टैक्स एक्ट 61 मुझे खर्चा दिखाने में अलाउड करता है। अच्छा, जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट के बाद दिया जाता है, उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 61 ऐसा बोलता है कि यदि मैं कंपनी हूँ, मैंने इक्विटी या प्रेफरेंस पे डिविडेंड दिया तो वो खर्चे में नहीं दिखाया जा सकता, तो नॉन लिक एक्चुअली यहाँ पे आप लिख सकते हो डिविडेंड नॉट टैक्स डिडक्टिबल, डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, इसलिए ब्याज लेना ज्यादा अच्छा, लेकिन फिर आपका कमाई नहीं हो रहा है तो रिस्क बढ़ता है, तो आपका कितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से भी तय होता है। दूसरा, कमिटमेंट टू पे डिविडेंड, अभी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, उसमें यदि मैंने 1 लाख का 10% है, 10,000 डिविडेंड ये साल नहीं दिया तो अगले साल ये साल का 10,000 और अगले साल का 10,000, 20,000 साथ में देना पड़ेगा। तो यदि क्यूमुलेटिव का मैंने कमिटमेंट कर दिया तो जितने साल डिविडेंड का बाकी है वो सब जमा होके एक साथ मुझे डिविडेंड देना ही होगा। तीसरा, डाइल्यूशन ऑफ द क्लेम ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, अब क्या होता है जब कंपनी बंद होती है तो संपत्ति बेच के इक्विटी शेयर को मिलना चाहिए, लेकिन यदि मैंने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तो लाइन में पहले कौन आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 1 लाख इक्विटी का पैसा मुझे इक्विटी ने दिया है, प्रेफरेंस ने 1 लाख दिया है, संपत्ति बेच के 1.5 लाख आया, तो डाइल्यूट हो गया ना, पहले किसको देना पड़ेगा? कंपनी को, प्रेफरेंस को। कितना देना पड़ेगा? 1 लाख, अभी सिर्फ बचा 50,000। आप आधा आधा नहीं कर सकते, आपको प्रेफरेंस को पूरा देना पड़ेगा और इक्विटी को 50,000 लास्ट में दो और इक्विटी का बाकी 50,000 डूब गया, उनको नहीं मिलना है। क्लियर? नाउ डिसएडवांटेजेस टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, preferential shareholders cannot attend the meeting, cannot vote in the meeting, therefore cannot manage the company। आया समझ में? दूसरा, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है। अब क्या होता है, मारुति ले लो, उसका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, क्या वो इक्विटी पे डिविडेंड बढ़ाएगी? एब्सोल्युटली यस। क्या प्रेफरेंस पे डिविडेंड बढ़ाएगी? नो, क्योंकि उनका 10% है तो फिक्स ही रहेगा। होंडा इंडिया के शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, वो जापान के शेयर बाजार में लिस्टेड है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड HMSL, होंडा मोटर कॉर्पोरेशन 24 सितंबर 1948 में शुरू हुआ था, 1962 में इट एंटर्ड इनटू कार्स, 1984 में वो इंडिया में आया। हीरो और होंडा का दोनों अलग हो गए, हीरो के शेयर बाजार में लिस्टेड है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड वो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, आइकिया प्राइवेट लिमिटेड है। आया समझ में? ये कंपनीज शेयर बाजार में नहीं है। मारुति है, मारुति उद्योग लिमिटेड है, सुजुकी और मारुति का जॉइंट वेंचर है इंडिया में। सो सुजुकी और मारुति अलग नहीं है इंडिया में, दोनों एक है, मारुति सुजुकी लिमिटेड। अभी नाम चेंज होकर मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया। लिस्टेड है? हाँ, मारुति लिस्टेड है, उसके शेयर बाजार में बिकते हैं। टाटास के तो समूह हैं और अभी, हाँ बहुत नहीं, अभी तेरे को एक किस्सा बताता हूँ, कल का ही न्यूज, पाकिस्तान का पूरा नेशनल इनकम 26-27 लाख करोड़, पूरा देश का कमाई
टाटा समूह का कमाई 30 लाख करोड़। टाटा समूह पाकिस्तान से भी बड़ा हो गया है। सब कुछ उनका है ना। हाँ, टिस्को मतलब टीसीएस, टाटा मोटर्स, ऐसा ग्रुप है उनका। स्टारबक्स भी उनका है तुम्हारा। पर ऐसा बोलते हैं टीसीएस इन्फोसिस को कॉम्पीट करना बहुत पीछे टाटा। बहुत आगे है टाटा। एनी टाइम इन्फोसिस तो बच्चा है टीसीएस के सामने। रिलायंस को शेयर का जो मार्केट वैल्यू में जो टक्कर दे सकता है वो सिर्फ टीसीएस इंडिया में दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। एक समय टीसीएस इंडिया का नंबर 1 शेयर का जो मार्केट वैल्यू है रिलायंस का 20 लाख करोड़ हो चुका है। एज अ शेयर मैंने बोला नहीं, टीसीएस बहुत गुना बड़ा है इन्फोसिस से, उसका शेयर मार्केट से पता चलता है। टीसीएस बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। शेयर के हिसाब से तो टीसीएस इन्फोसिस कुछ भी नहीं है टीसीएस के सामने। टीसीएस रिलायंस को टक्कर दे रहा है तो सोच कितना बड़ा है। लेकिन रिलायंस इतना बड़ा हो चुका है, मैकडोनल्ड से भी बड़ा हो चुका है रिलायंस अभी। बहुत गजब हो गया है शेयर बाजार में। खैर वो तो बड़ा डिस्कशन है, लेकिन बोलने का तात्पर्य रेट्स ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है। आपको प्रॉफिट बढ़ता है तो ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिलेगा जो कि इक्विटी को मिलता है। रिडेम्पशन, और एक और इसमें ड्रॉबैक ऐसा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को लौटाना पड़ता है। कितने साल के अंदर? 20 साल के अंदर। लौटाने की तारीख तय रहती है। कंपनी अच्छी है, हर साल डिविडेंड दे रही है, तो मैं क्यों बंद करूं? तो 20 साल बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, वापस कंपनी इश्यू करती है तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक अलाउड है? 20 साल। लौटाना ही पड़ता है, तो मुझे वापस पैसा मिल जाएगा, और कंपनी ने इश्यू नहीं किया तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये था मेरिट्स और डीमेरिट्स, या तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।